हाँ, तो आज का अपना टॉपिक है कि फिजिक्स के अंदर जो नीट में जेएमएस में क्वेश्चन आते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, उनका सही में यूज़ क्या है। फिजिक्स के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स से पढ़ाई क्यों जाती है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। आज का टॉपिक अपना यही रहेगा, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, उसके बाद वेक्टर्स। जितना भी टॉपिक होता है आप एक बार लास्ट तक इस पूरे जो वीडियोस को देखना और फिर रियलाइज़ करना है कि पिछले सालों में क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं या नहीं। ठीक है, तो अपना पॉइंट क्या रहेगा, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। नीट हो जेईई के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं, कोई आपको बुक से कोई क्वेश्चन नहीं उठाना है, डायरेक्ट एप्लीकेशन से। ऐसे वेक्टर्स का भी एप्लीकेशन है। अगर आप 11th क्लास के 5 चैप्टर देखते हो तो उनके अंदर वेक्टर्स है। 12th क्लास की जो फर्स्ट बुक है उसमें पूरे में वेक्टर भरा पड़ा है। ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है जिसमें वेक्टर नहीं है। इसका मतलब वेक्टर की नॉलेज होना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर आप किसी भी चैप्टर को उठाते हो वेक्टर मिलेगा, कोई सा भी चैप्टर लिख लो आप। करंट इलेक्ट्रिसिटी को बचाओ, जैसे करंट इलेक्ट्रिक वेक्टर आता है भाई, ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, वहां पे वेक्टर फॉर्म रहेगी। तो चलो भाई अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशंस की, है ना। एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या 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 है। तो अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें, मान लो मैं क्या बोलता हूं, यहां पे कोई फिजिकल क्वांटिटी आपके पास y है, वो किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। क्लियर है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो किस पे डिपेंड होती है, x पे डिपेंड होती है। ठीक है भाई, अगर मैं x को वेरी करता हूं तो क्या y भी वेरी होगा, बिकॉज x क्या है, y क्या है, x का फंक्शन है। ठीक है, तो सर अगर आपने x को चेंज किया, इफ वी चेंजेस द वैल्यू ऑफ x देन y ऑल्सो चेंजेस। बोलो क्लियर है क्या। अगर हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा, क्योंकि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। सर कितना चेंज किया, स्मॉल चेंजेस ले लो। तो x को चेंज किया तो y भी चेंज हुआ, y x के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ, बस यही आपका डिफरेंस है। और इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। तो एक बच्चे ने कहा कि सर ठीक, आपने x को dx से बदला तो y किससे चेंज हुआ, dy से चेंज हुआ मान लो, है ना। तो y x के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ, तो यही हो गया आपका डिफरेंशिएशन dy बाई dx। मैं एक टर्म लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। बोलो क्लियर है क्या। ये जिसके समझ में आ गया बस टॉपिक खत्म है भाई। अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया y x पे डिपेंड है। अभी एग्जांपल्स भी लेंगे तो पूरा समझ में आएगा। सर फिजिक्स में हमें एक्चुअल में इन डिफरेंस पढ़ती ही क्यों है, यही नहीं पता अपने को ना। तो मैंने कहा y x का फंक्शन है, x को चेंज करोगे तो y भी चेंज होगा, x को स्मॉल चेंज किया तो y भी चेंजेस हुआ होगा, स्मॉल लार्ज जैसे भी हुआ। लेकिन y x के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हुआ, तो रेट का मतलब रेस्पेक्ट ये तो लिखते हैं हम dy बाई dx, और इसी को आपने बोल दिया y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस। हम यहाँ फॉर्मूले नहीं लिखने वाले, सीधे हम जेयू नीट पे जाने वाले। कुछ 11th वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे सर क्या चल रहा है, कहीं फॉर्मूले लिखवाने वाले हो का। नहीं, हम सीधे क्वेश्चंस की अप्रोच की बात करने वाले कि जेयू और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे मिलते हैं। आर के मैंने सारे क्वेश्चन वही एड किए हैं, और हो सकता है तुम में से 2-3 बच्चे तुम सबका आंसर भी दे दे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। तुमने वो कर रखे होंगे क्वेश्चंस, तो एक बार ट्राई करना। ठीक है सर, यहाँ तक हो गया। कुछ एग्जाम्पल तो दो आप, ये कहना क्या मतलब डिफरेंस, ये तो समझा दिया आगे, लेकिन कहाँ यूज इनका आपको इतना पता होता होगा। अगर मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, पहला एग्जाम्पल मैंने ये डाला यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है क्या, हो रहा होगा तभी तो फंक्शन बोला है। तो डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ चेंज रेट क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। एक बच्चे ने बोला सर वेलोसिटी हो जाएगी द इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। बोलो पहला एग्जाम्पल समझ में आएगा। अरे अब तो समझ में आएगा फिजिक्स में डिफरेंस क्यों पढ़ा,
किसी बच्चे को वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ क्या कर दो आप, डिफरेंशिएट कर दो, मतलब इंस्टेंट रेट निकालो चेंजेस की। ऐसे मैंने दूसरा एग्जांपल बोला कि जो वेलोसिटी है वो भी किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। तो वेलोसिटी का टाइम के साथ जो चेंजेस रेट वो क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। बोलो क्लियर है क्या? मैं फटाफट पहले एग्जांपल्स की बात कर लेता हूं। तीसरा पॉइंट देखो, यहां ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आ गया तो इसका उसी स्लाइड पे करना पड़ेगा अपने को। तीसरा एग्जांपल देखो भाई, तीसरा एग्जांपल मैंने ऐड किया यहां पे, जो आपने पढ़ रखा होगा, चार्ज के फ्लो होने की जो रेट उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक करंट। तो इतना तो समझ में आया ना कि सर अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करनी है तो चार्ज टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा। तो चार्ज टाइम के साथ किस रेट से फ्लो कर रहा है, वही तो इलेक्ट्रिक करंट है। 10th क्लास तक आज तक में ये पढ़ गए हैं, द रेट फ्लो ऑफ चार्ज। अब जाके समझ कि रेट का मतलब क्या है। वहां डायरेक्ट डिवाइड करते थे क्योंकि चीजें क्या होती थी, कांस्टेंट। अब चार्ज टाइम के साथ बदल रहा है तो आप डिवाइड डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो इस फिजिक्स में थोड़ा सा 10th क्लास से ऊपर आने के बाद पता लगता है कि सर जब चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती है, मतलब वेरी हो जाती है, तो हमें या तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या डिफरेंशिएशन। मैं डिफरेंस को एक ही बात बोलता हूं, डिवाइड वाली अप्रोच। जिसको लग रहा है कि इसमें इसका डिवाइड करने से आता है, मैं कह रहा हूं डिफरेंशिएट कर दो आप। अगर वेरी कर रहा है तो, वेरी नहीं कर रहा तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो। किसी को लगा कि सर ये वाले क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है और इसको मल्टीप्लाई करने से ये आता है, कह रहा हूं इंटीग्रेट कर दो आप। और देख लो, देखिए भाई 4th नंबर पे पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। सही है क्या? वर्क करने की जो रेट है, काम करने की जो रेट है, वो क्या हो गई आपकी, पावर हो गई। ये सब इंस्टेंट से वैल्यूज है, ध्यान रखना। करंट की इंस्टेंट वैल्यू, पावर की इंस्टेंट वैल्यू, एक्सीलरेशन की इंस्टेंट वैल्यू और वेलोसिटी की भी इंस्टेंट वैल्यू। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कितने के लिखोगे आप। एंगुलर मोमेंटम, एक बार और चेक करना, देखिए एंगुलर मोमेंटम नहीं, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की बात करूंगा मैं। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम आपने देखा होगा। पहले फोर्स की बात करो। फोर्स क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन ए लीनियर मोमेंटम। अब किसी बच्चे को यही नहीं पता कि मोमेंटम में टाइम के साथ चेंज रेट फोर्स होती है, वो फोर्स कैलकुलेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखो तो सही, जेईई नीट में डायरेक्ट आ रखे हैं, जिसको एप्लीकेशन नहीं पता कि किसमें किसका डिवाइड करने से क्या आ रहा है। टाइम के साथ अगर मोमेंटम बदल रहा है ना, मैं कह रहा हूं आपने फोर्स कैलकुलेट कर लिया। ऐसे 6 नंबर पे जो टॉर्क होता है वो होता है एंगुलर मोमेंटम के साथ टाइम में चेंजेस की रेट। अरे बोलो क्लियर है क्या? एंगुलर मोमेंटम में टाइम के साथ चेंज रेट क्या हो गया आपका, टॉर्क हो गया। बहुत सारे एग्जांपल्स है, ये मैंने लिख दिया भाई। अब आ जाओ आप ग्राफिकल अप्रोच पे। सर आपने ये चीज तो हमें बता दी कि क्या चीज है, लेकिन ग्राफिकल अप्रोच के बारे में बताओ। देखिए भाई, तो ग्राफिकल अप्रोच के बारे में देखना, अब ग्राफ के बारे में भी समझा दो भाई। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब डिफरेंशियल को हम ग्राफ में किस तरीके से देखते हैं भाई, ग्राफ में क्या रोल है। तभी मैंने आपको कहा ना कि y इज द फंक्शन ऑफ x, और मैंने एक सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ कर लिया इस तरह से। ये हो गया, ये y है और ये x। ऐसा तो बना ही सकते ना, कुछ इस तरह से वेरी कर रहा होगा, पैराबोलिक मान लो आप। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा बनेगा ग्राफ। अब एक बच्चा कह रहा है, आपने सर अभी कहा कि इंस्टेंट चेंज रेट ही डिफरेंशिएशन है, तो सर मुझे एक चीज बता दो, इस पॉइंट के ऊपर, इस P पॉइंट के ऊपर y में x के साथ चेंजेस की रेट बताओ। और पूछेगा ना कोई बच्चा, अभी तो आपने कहा सर डिफरेंस यही होता है, तो मुझे ग्राफ में डिफरेंस करके दिखाओ। देखिए मैंने कहा सिंपल सा लॉजिक है, क्या दिक्कत है भाई। आप अगर यहाँ पे इस x को हल्का सा चेंज करोगे, मैं हल्का सा एक लाइन बना रहा हूं ऐसे, इस x को अगर आप थोड़ा सा चेंज करोगे, अरे तो y भी तो चेंज होगा, नहीं होगा? ये y भी चेंज होगा। तो y चेंज होगा, जैसे लाइन को आप दूर तक यहां तक मिलाओ, या फिर यहां देखो, अगर ये थीटा है तो बोलो ये भी थीटा हो गया, और टेन थीटा क्या हो जाता है, डेल्टा y बाई डेल्टा x। होगा नहीं होगा? तो मैं अभी तो लार्ज गैप ले रहा हूं यहां पे समझाने के लिए।
तो एक बच्चे ने कहा कि सर नहीं बिल्कुल थोड़ा समझ में नहीं आया, तो मैं गैप एक बार लार्ज करके और उस गैप को छोटा करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं डिफरेंस एक्चुअल में समझ में आएगा। इस ग्राफ को मैंने फिर से यहां बनाया ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए, और मैंने यहाँ पे थोड़ा स्लोट ज्यादा, अभी भी लाइन एक ही नजर आ रही होगी तुम्हें, एक लाइन पे मैंने एक्स को चेंज किया यहाँ पे तो वाई कितना चेंज हुआ बोलो भाई, डेल्टा वाई से ये चेंज हुआ क्या? तो एक बच्चे ने कहा सर ये लाइन थी ये रही, इसको यहां से मिलाओ, ये डेल्टा वाई है, ये डेल्टा एक्स है, इसका मतलब एंगल कितना हो गया थीटा, इसको पीछे मिलाओ, ये एंगल भी कितना हो गया थीटा। तो आपको ये नजर नहीं आ रहा क्या, टेन थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और टेन थीटा क्या हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। बोलो सही है क्या? वो जो टेंजेंट आपने ड्रॉ करी ना उसकी स्लोप ही होगी ना, ये रही टेंजेंट उसकी स्लोप। सर डिफरेंस ये होता ही नहीं, आपने तो गेप बहुत बड़ा लिया है, तो कोई बात नहीं इसको डी वाई बाई डी एक्स कर लो। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो भाई, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ सबको करनी आती है टच करते हुए। तो इस पॉइंट के ऊपर इस y में इस x के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस की रेट है जिसको आप बोलोगे dy बाई dx, वो कुछ नहीं है सर, वो इस पॉइंट के ऊपर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ करी ना उसकी स्लोप है। क्लियर है क्या? मैं कहूं y में x के रेस्पेक्ट में चेंज रेट क्या है इस पॉइंट के ऊपर, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, देखो आप खुद देख लो स्लोप अलग अलग है, क्योंकि पढ़ने के बाद तो अब चीजें समझ में आ जाती है। हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है, मतलब हर पॉइंट पे y में x के रेस्पेक्ट में चेंज रेट क्या है, अलग अलग है। तो कैसे पता करें? उस पॉइंट को पकड़ो, टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट का स्लोप ले लो। तो डी वाई बाई डी इक्वल टू टेन थीटा, आपने सीधे से बोल दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी ना उस कर्व के ऊपर, उस टेंजेंट का स्लोप ले लो, वही आपका क्या हो गया, उस पॉइंट के ऊपर इस फिजिकल क्वांटिटी में इस फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज रेट मिलेगी। बोलो क्लियर है क्या? इसका मतलब आज के बाद अगर मुझे पावर कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, लीनियर मोमेंटम टॉर्क वगैरह सब कैलकुलेट करना है, मैं ग्राफ को पकड़ूंगा और स्लोप निकाल दूंगा। बोलो क्लियर है क्या? अगर ये वेलोसिटी और ये टाइम है, अगर ये वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ है, तो मुझसे कहीं पे भी एक्सीलरेशन पूछा जा सकता है। मैं क्या करूंगा, जहां पे पूछा गया वहां टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, स्लोप लूंगा, क्या मिल गया मुझे, उस पॉइंट पे एक्सीलरेशन मिल गया। मैंने कहा ये वर्क डन है और ये टाइम है, टाइम के साथ वर्क डन बढ़ रहा है, मेरे से पूछा गया बताओ यहाँ पे पावर कितनी, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, उसका स्लोप लूंगा, वो स्लोप इस पॉइंट पे मुझे क्या बताएगा, पावर बताएगा। इस रेट से काम कर रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर, इस जगह पे, जब टी इतना था, तो हो गया ना इंस्टेंट पावर। ऐसे कैलकुलेट कर लो। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, अब सीधे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं शायद अपने। हाँ भाई पहला क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि आपको डिफरेंशियल समझ में आ गया होगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं खाली क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हम सीधा अपने टारगेट पे आ रहे हैं कि सर क्वेश्चंस को हम सोल्व कैसे करें, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आज तक समझ में आया ही नहीं, कब इंटीग्रेशन करना है कब डिफरेंशियल करना है। आप बस ये दिमाग में एक चीज़ रखना कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, इन दोनों को डिवाइड करने से ये मिलता है ना, कर लो डिफरेंशियल। आप ग्राफ दिया हुआ है, इसमें इस फिजिकल क्वांटिटी में डिवाइड करने से कुछ आता है ना, ग्राफ का स्लोप ले लो, यही तो होता है। चलो पहला क्वेश्चन बताओ, देखिए क्या है। फाइंड द एंगल ऑफ टेंजेंट ड्रोवन टू कर्व y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 एट ए पॉइंट। सिंपल सी बात है भाई, देखो कोई कर्व बनेगा, मैं कर्व बनाने नहीं बैठूंगा यहाँ पे, मुझे इतना पता है कि कर्व बन जाए कैसा ही, हाँ थोड़ा पैराबोलिक टाइप से दिखेगा आपको, है ना, 3x स्क्वायर माइनस एट ए पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट के ऊपर इस कर्व पे क्या करनी है, टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप ले लो, टेंजेंट का स्लोप ले लो। तो स्लोप ही तो पूछा है, एंगल ऑफ टेंजेंट, मतलब थीटा निकालना है। पहले आप स्लोप लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है भाई, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, y में x के साथ चेंज रेट। बोलो सही है क्या, y में x के रेस्पेक्ट चेंज, तो करो डिफरेंस कितना आ गया,
6x माइनस 7। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? ये टेंजेंट कौन से पॉइंट पे ड्रॉ करी थी? 1.1 पे, तो वहां का स्लोप देख लो। तो आपने बोल दिया 8 1,1। तो आपका जो स्लोप आया वो आया सर 1 पुट करोगे तो 6 माइनस 7 इक्व टू कितना? -1। आंसर ये नहीं है अभी, ये तो आपने स्लोप निकाला है किसका? उस पॉइंट पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ करी थी। अब पूछा क्या है? एंगल ऑफ टेंजेंट थीटा पूछा है। तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स -1। बोलो कितना? 135 माइनस का 45 मतलब 135। और एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से लिया जाएगा। इसका मतलब ऐसे लग रहा है कि सर यहां कहीं पे टेंजेंट बनी होगी ऐसे। ये भी थोड़ा गलत बना दिया मैंने। करो कुछ इस तरह से है भाई, यूं यहां टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हुई है। बोलो सही है क्या? अरे ऐसा कुछ हुआ ना, हमेशा एक्सिस के साथ लेना है आपको। या किसी बच्चे ने बोला कि नहीं सर ऐसे थोड़ा ना हो सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है क्या? मैंने कहा नेगेटिव में तुमने ऐसे बनाया होगा 45, और ऐसे बनाया तो यहां ऐसे कोई कर्व आ सकता है ऐसे। बोलो ये बात भी क्लियर है क्या? तो माइनस का 45 या फिर 135, लेकिन हम पॉजिटिव एक्सिस से लेके चले तो एक्चुअल में ये 135 है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 135 डिग्री। बोलो क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, समझ में आ गया ना? तो ये डायरेक्ट स्लोप का क्वेश्चन मैंने लिया इजी चीजों को समझने के लिए। अब नेक्स्ट देखो भाई क्या है, देखे। अच्छा इस पे मैं कुछ चीजें लेने वाला था, तो ये वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा पे, इसको समझते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आ रखे हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया। डिफरेंस कब करना है, इंटीग्रेशन कब करना है, वो मैंने बोल दिया। वेलोसिटी वगैरह, वो जो स्लाइड थी वो वेलोसिटी वगैरह के लिए थी, मेरे को एक दो क्वेश्चन लेने, वो सब बच्चों ने कर रखा है। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, एक बार डिफाइन करो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। डब्ल्यू टी का फंक्शन है, वर्क डन टाइम का फंक्शन, एक बार डिफरेंस करो पावर मिल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करो वेलोसिटी मिल जाएगी। क्लियर है? तो बारीक चीजें हैं। अब हम बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की। अभी हमने जैसा बोला वैसे हम वापस बोल रहे हैं कि मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है y, वो x पे डिपेंड है। देयर इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज y विच डिपेंड ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी दैट इज x। ठीक है सर, कैसे डिपेंड कर रही है? कुछ इस तरह से डिपेंड कर रही है, आप देखना है ना, खाली मुझे थ्योरी को थोड़ा समझाना है। यहां से करो ऐसे गया, नहीं फिर सर उसके बाद ऐसे भी गया होगा, और मैं यहां से इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं और वहां से भी थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, उसके बाद ये ग्राफ कुछ इस तरह से चल रहा होगा यूं ऐसे। बात खत्म। ये ग्राफ ऐसे चल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो एक बच्चा करेगा सर ग्राफ मैक्सिमम कहां तक गया? ये y है और ये इधर की तरफ x एक्सिस। मैं केवल दो पॉइंटों को देखूंगा, पीक वाली वैल्यू को और मिनी वाली वैल्यू को। तो शायद ये इससे तो पीक पे ही है, बिल्कुल पीक पे। तो एक बच्चे ने कहा सर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, उनका भी डिस्कस करेंगे। क्या ये पॉइंट इस पूरे ग्राफ में सबसे पीक पे है क्या? क्या ये वाला पॉइंट इस पूरे ग्राफ में सबसे लोवेस्ट पॉइंट है क्या? तो इस y की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मिनी वैल्यू ये हुई ना। आपको कैसे पता कि मिनी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे? आप इतना तो कर ही सकते हो ना, सर वो y x पे डिपेंड कर रहा है, तो मुझे अगर ये x की वैल्यू मिल जाए तो उस x की वैल्यू को वहां पुट कर दूंगा उस फंक्शन में और मुझे मैक्स वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बच्चे ने कहा सर ये x1 है और ये क्या हो गया भाई x2। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर जब भी मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, जैसे क्वेश्चन आते हैं कार के, कार एकदम से चल रही है और नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगी, कुछ सेकंड के लिए रुकेगी वो, और रुक के फिर टर्न लेगी। अब रुकेगी तो वेलोसिटी जीरो आएगी ना, वेलोसिटी जीरो आएगी। तो एक बच्चा कहेगा सर वहां डिस्प्लेसमेंट में चेंज रेट कुछ सेकंड्स के लिए क्या आएगी? जीरो। कर लो आप भाई, वहां पे dx बाई dt v जीरो मिल गया, पक्का उसने टर्न ले लिया है। पहले वेलोसिटी पॉजिटिव में थी, फिर जस्ट थोड़ी देर बाद में नेगेटिव में हो गई, तो पक्का उसने टर्न लिया, तो इसे हवा में उड़ के तो आएगी नहीं वो। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग चलना है, तो वहां जब टर्न लिया होगा तो वेलोसिटी बदली होगी, जीरो से होने के बाद ही माइनस में आएगी। तो ये ग्राफ इधर की तरफ जा रहा था, एकदम से स्लोप चेंज किया। देखो पहले स्लोप क्या था? पॉजिटिव। स्लोप क्या हुआ? जीरो। स्लोप क्या हुआ? नेगेटिव। तो जब भी आप ऐसे पॉइंटों की तरफ जाओगे, इधर से इधर पीक की तरफ, तो हमेशा स्लोप डिक्रीज होगा। ऐसे क्वेश्चन आते कई बार, इस ग्राफ का स्लोप कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, ऐसे वाले ग्राफ का स्लोप लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो मैं यहां लिख दूं क्या स्लोप तो जीरो होगा सर?
यहां पे भी स्लोप जीरो होगा क्या, बोलो? अरे स्लोप जीरो होगा ना यहाँ पे भी। स्लोप का मतलब भी तो कहा टेंजेंट। तो सर यहाँ टेंजेंट खींचो, यहाँ टेंजेंट, ये टेंजेंट है इसके पैरेलल है तो एंगल जीरो हो गया, स्लोप जीरो हो गया। अभी भी बीमारी वही है कि आपने एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या पता कि उस एक्स की वैल्यू पे मिनिमा आएगा कि मैक्सिमा। मैं कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू तो मिलेगी ना। 2 3 4 5 कितनी एक्स की वैल्यू मिलेगी देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 मिलेगी। अब तुम्हें पता कैसे लगा किस पे मैक्सिमम मिलेगा किस पे मिनिमम मिलेगा। तो ये तो चलो मैंने ज़्यादा ही बना दिए इसे। मोस्टली अपने जो रहते हैं वो 2 मैक्स में आपकी मिनिमम वो मिलेगी एक्स की वैल्यूज, या फिर 1 मिलेगी। तो एक बचेगा सर उन पॉइंटों को हटा दें क्योंकि वहाँ स्लोप सब जगह जीरो रहेगा। अगर आप इस पॉइंट की बात करते हो, स्लोप लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इस पॉइंट पे ध्यान रखना स्लोप के चेंज रेट डबल डेरिवेटिव जानते हो ना, ये लेस देन जीरो आएगा। यहां पे जो डबल डेरिवेटिव वो क्या आएगा बोलो, ग्रेटर देन जीरो। डबल डेरिवेटिव का मतलब समझो भाई, अगर स्लोप को आपने dy बाई डी एक्स बोला है तो इसमें भी x के साथ चेंजेस रेट, यही हो गया आपका स्लोप में चेंजेस की रेट। ये था स्लोप और ये हो गया स्लोप में चेंज रेट। अगर स्लोप में चेंज रेट नेगेटिव है, मैं कह रहा हूं ना, आप कौन से पॉइंट की तरफ, कौन से पॉइंट पे की तरफ जा रहे थे, मैक्सिमा की तरफ। अगर स्लोप में चेंज रेट पॉजिटिव है तो वो जो एक्स आपका निकल के आएगा ना, उस पर क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। बोलो क्लियर है क्या? चलो ये बेसिक चीजें, हम तो क्वेश्चन की बात करते हैं देखो। हाँ अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। मैंने अब शुरुआत से स्टार्ट किया कि इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन कहाँ मैच खाता देखना। आप ग्रेविटेशन का क्वेश्चन उठा लेना जेईई मेंस यूनिट का, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन उठा लेना जेईई मेंस यूनिट का। आप देखना पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा फिर क्लियर समझ में आएगा आप कहना क्या चाह रहे हो। मैंने बोला x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 64, दो वैल्यूज को जोड़ने पे 64 आना चाहिए। तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 64 ही आएगी क्या, 32 आएगी। देखो पहले मैं शॉर्ट टेक्निक की जा रहा हूं भाई। जब भी दो क्वांटिटीज को, दो वैल्यूज को आप ऐड कर रहे हो, दो क्वांटिटी नहीं हो सकती सेम क्वांटिटी ऐड होती है, तो दो वैल्यूज को आपने ऐड किया 64 आया। हमेशा ये रूल होता है कि इनकी अगर मैक्सिमम लानी है ना तो इनके बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे आपको। 32 इंटू 32, 32 इंटू 32 होगा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर कितना हो गया भाई 2 की पावर 10। मेरे को मल्टीप्लाई करना जोर आ रहा था, मैंने सोचा इससे कर लेते हैं। 2 की पावर 10 कितना 1024 तो होता है, ठीक है, जिसको हम 1 GB बोलते हैं शायद, वही होता है कि कितना MB डेटा होता है, 1024 MB के बराबर 1 GB माना जाता है, ठीक है, बिट और बाइट। तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में 1024 ऐसा कुछ वैल्यू होती है। x प्लस वाई इक्वल टू 64 आ गया भाई। एक बच्चा बोले सर आपने दो पार्ट में डिवाइड कैसे कर दिया। अब आगे अगर क्वेश्चन मिलेगा ना, मैं कह रहा हूँ ना, मान लो आप दो चीजों को ऐड करने से कुछ आता है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इनका 50-50 करने भी मैक्सिमम आएगा। तो इसका प्रूफ देख लो क्या है। मैंने कहा क्या मैं इसको z मान लूं क्या भाई, x इंटू वाई को मान सकता हूं क्या। तो एक बच्चे ने कहा सर इसकी मैक्सिमम लानी है, तो मैंने कहा z तो x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अरे तो किसी एक को बना दो ना, इसको क्या बना दें, y की जगह क्या लिख दो बोलो, 64 माइनस एक्स लिख सकता हूं क्या। तो z को सर आप लिख सकते हो 64x माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या। z किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। z किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। सर x पे डिपेंड कर रहा है तो फिर इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। मिनी वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट पे जाएगा। अब बताइए वजह से मिनी वैल्यू क्यों नहीं होती। अरे ये आपका फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये तो माइनस इनफाइनाइट जाएगा, कोई नहीं पूछेगा पीक पे कहां तक गया, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो एक बच्चे ने कहा सर अगर जेड एक्स पे डिपेंड करा तो वहां कभी ना कभी जो पीक पे जाएगा स्लोप जीरो होगा। तो एक बच्चे ने फटाक से डी जेड बाई डी एक्स कितना कर लिया, जीरो। अब तो समझ में आ रहा होगा ये ग्राफ कुछ पीक तक गया होगा फिर नीचे गड्ढे में जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। तो जब भी वो पीक पे जाएगा तो वहां स्लोप जीरो होगा ना, मतलब जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप डिफेंड निकालोगे इंस्टेंट तो वहां जीरो होगा। तो हमने सोल्व किया 64 माइनस 2x,
2x इक्वल टू 64, x की वैल्यू 32। अरे तो मैं भी तो वही कहना चाह रहा था, अगर x की वैल्यू 32 है तो y की वैल्यू 32 ही आएगी ना, तो मल्टीप्लाई कर लो ना। अब देखो जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन भाई, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व नहीं करना होता है, बस बड़ी अपनी कमी यही होती है। अब मैंने सोल्व करना सिखा दिया है, जेईई मेंस में बैठते हो 2 सेकंड का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए मास कैपिटल एम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम माइनस एम, वहां एम वन एम टू भी आ सकता है लिखा हुआ, एम वन एम टू आगे पढ़ना भी, ऐसे डायरेक्ट तुक्का नहीं लगाना है। एक मास है उसको 2 पार्ट में आपने तोड़ दिया, एम वन एम टू जिनको मैंने ऐसे लिखा है, एंड प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, और उनको किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया, डिस्टेंस को नहीं बदलना, आप अपने दिमाग में रख लो आर डिस्टेंस पे। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज द 2 पार्ट्स इज मैक्सिमम, एक बच्चा कह रहा है सर ठीक है कोई बात नहीं, टोटल मास एम था, मेरे दिमाग में आ गया सर, इसके 2 टुकड़े कर लिए आपने यहां रख दिए, एक m1 और एक m2, डिस्टेंस फिक्स कर लो कितनी, r। सर इनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना हो जाएगा, m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, इतना तो पता ही होगा सबको, चाहे 11th क्लास वाला बच्चा हो चाहे 10th 9th का, वो सब जानता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूं कि m1 प्लस m2 का सम तुमसे कितना बोला, कैपिटल एम। अरे ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, बात समझ में आ रही क्या, ये फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। इस प्रोडक्ट की नॉलेज अभी दी तुम्हें कि अगर 2 वैल्यूज को जोड़ने से कोई वैल्यू आती है और उनका मल्टीप्लाई मैक्सिमम लाना, तो खेल ही खत्म हो गया, मतलब दोनों मास को बराबर कट करना पड़ेगा, अरे बराबर तोड़ना पड़ेगा ना, आंसर खत्म अपना। तो मैंने कहा फॉर एफ मैक्सिमम क्या होना चाहिए, m1 इंटू एम टू शुड बी मैक्सिमम। अरे बोलो क्लियर है क्या, अब मैं कोई डिफरेंस करने नहीं बैठूंगा भाई, अभी भी तुम्हें करवाया, इसको x इसको y इक्वल टू m मान लो, तो x इंटू वाई मैक्सिमम कब आएगा, जब इन दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, ये किया तुम लोगों ने। तो एक बच्चे ने कहा सर स्मॉल m लिया आपने, और दूसरा आपने कैपिटल M माने स्मॉल m लिया, तो ये वाली वैल्यू भी m/2 है, तो ये वाली वैल्यू भी m/2। बोलो क्लियर है क्या, क्वेश्चन में क्या बोला है, स्मॉल m और कैपिटल M का रेशियो बताओ, स्मॉल m क्या है m/2, कैपिटल M क्या है कैपिटल M, बताओ क्या रेशियो आया 1/2। बोलो क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या यहां तक, तो कौन सा आंसर, अपना फर्स्ट आंसर आ गया समझ में। तो अब एग्जाम को आप खुद समझो ना कि बच्चा वहां पर डिफरेंस करने बैठा है, ये क्वेश्चन आप चेक करो कम से कम 2 से 3 बार आ रखा है। अब ये है 11th क्लास का ग्रेविटेशन का, अब चलो देखिए 12th क्लास के अंदर, आप पीवाई को चेक करो एक बार, पता लगेगा सर क्वेश्चन ये मतलब डायरेक्ट आते हैं, बच्चा पेपर को देखे वहाँ ऐसे ऐसे लग जाता है, वहाँ यार पेपर में ऐसी भी चीज़ें आती है, इतनी सिंपल चीज़ें। देखो क्या बोला है, ए चार्ज कैपिटल क्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्मॉल क्यू और फिर बचे हुए को कैपिटल क्यू में सेपरेट कर दो, मैं इसको Q1 Q2 मान लेता हूँ, एंड प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, इनको सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया। इफ द कुलाम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस इज मैक्सिमम, खेल खत्म भाई साहब, इसको करेगा क्या बच्चा। हाँ मैंने थोड़ा ऑप्शन चेंज किए हैं ना, इसको बहुत गौर से देखना होता है, बच्चा यही गलती करता है, यही गलती करता है, Q1/Q2 आ जाता है, कैपिटल Q/Q आ जाता है, स्मॉल Q/Q आ जाता है, दिमाग में रखो ना, आप तो Q छोड़ो, आप तो ये मानो Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी कर ली R। पहले ये पता होना चाहिए कि कुलाम्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G की जगह K, M1 M2 की जगह Q1 Q2 और बाई कितना हो गया R²। अब किसी बच्चे को जो 11th क्लास वाला बच्चा बैठा है वो समझ गया होगा, सर पैटर्न तो सेम ही हुआ ना, अगर Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आपने कैपिटल Q ली है तो इसको मैक्सिमम होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट भी मैक्सिमम होना चाहिए ना, और ये प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो एक बच्चे ने सीधा ही बोल दिया सर Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू कितना आएगा Q/2। बोलो क्लियर है क्या, और Q1 को मैंने क्या माना स्मॉल q, और Q2 को क्या माना, ये तो बराबर तो है ना Q/2। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कैपिटल Q की वैल्यू कितनी हो गई Q/2, अरे यही है ना, तो वैल्यू कितने आ गई बोलो 2, तो कौन सा ऑप्शन सेकंड में, कहीं फर्स्ट ऑप्शन मत कर देना।
Q1/Q2 का रेशियो पूछा तो हाँ 1 आएगा, बराबर होंगे ना पार्ट्स, तो खत्म भाई। चलो आगे चलो, देखो ऐसे क्वेश्चंस है ना आराम से इजीली किए जाते हैं, ये स्पीड बना के रखनी पड़ती है। अब आगे देखो भाई, पिछली क्लास में मैंने इसका थोड़ा डिस्कस भी किया था, वो क्वेश्चन में ले आया। वी हैव 128 पाई मीटर क्यूब क्ले, आपके पास इस वॉल्यूम को कोई मिट्टी है, क्ले है, टू मेक ए सॉलिड सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर फॉर मिनिमम सरफेस एरिया। मतलब एक बच्चा कह रहा है कि सर हमारे पास ये इस तरह से कोई मिट्टी ले लेते हैं ना, ये क्ले है जिसका वॉल्यूम कितना है 128 पाई मीटर क्यूब। अब इससे क्या बनाना है तुम लोगों को, एक सॉलिड सिलेंडर बनाना है। क्या बनाना है, एक सॉलिड सिलेंडर बनाना है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे बना सकते हो इस मिट्टी से। बनाते हुए ध्यान रखना है सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम होते समझ में आ गया होगा, मैक्सिमम मिनिमम की बात चल रही है। क्या सरफेस एरिया का रेडियस से कोई देना है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब सरफेस एरिया किसका फंक्शन आएगा, परेशान लेंथ भी करेगी। अब चीजों को समझना, आपने कह दिया कि मान लो सर हमने एल लेंथ का और आर रेडियस का क्या बनाया, एक सॉलिड सिलेंडर। बोलो क्लियर है क्या? तो बनाया तो इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम बराबर तो रहेगा, उसी मिट्टी से आपने सिलेंडर बनाया तो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। क्या मैं लिख लूं क्या, कितना हो जाएगा वॉल्यूम? यहां तक क्लियर है क्या? अभी मुझे कोई आइडिया नहीं क्या करना है, मैंने लिख लिया बस, सीधी सी बात है। 180 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, इतना तो पता है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। अब एक बच्चा करेगा सरफेस एरिया, क्या सरफेस एरिया में कर्ड सरफेस एरिया बोला क्या? बस यही फोकस करना था। बच्चा ये करता है सरफेस एरिया 2πr/l, गलत हो गया। सरफेस एरिया नहीं बोला, सोचा भी होगा मुझे पता तुम लोगों ने, वहां बोला है मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो बताओ टोटल सरफेस एरिया 2πr², πr² का डबल हो गया ना, πr², और प्लस आपका कर्ड सरफेस कितना हो जाएगा 2πr/l। बोलो क्लियर है क्या? अब एक बच्चा कह रहा है कि ये मिनिमम होना चाहिए, तो बीमारी ये कि वो लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, और तो लेंथ को हटाओ ना, वहां से लो लेंथ। लेंथ कितनी आ जाएगी बोलो यहां से 180 पाई और डिवाइड में πr², पाई से पाई को कैंसिल कर दो। क्या मैं 180/r² लिख सकता हूं क्या? अरे क्लियर है क्या? तो मैं यहां पुट कर रहा हूं सर, ये हो गया 2πr² प्लस 2πr/l की वैल्यू 128/r², एक आर से एक आर कैंसिल कर दो। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये एरिया कंप्लीटली रेडियस पे डिपेंड है क्या? तो रेडियस की वैल्यू को कम ज्यादा करो तो कभी ना कभी तो एरिया मैक्सिमम जाएगा। बस समझ में आ गया, जहां पे मैक्सिमम जाएगा फिर मिनिमम होने की कोशिश करेगा, स्लोप 0 होगा। तो आपने खुद नहीं लिख दिया कि सर मिनिमम सरफेस एरिया। अच्छा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है भाई। कैसा फंक्शन है, रख रख के देख लो आप घर पे जाके वैल्यू। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एरिया तो फिर आप कितना बना सकते हो, एरिया तो अलग अलग उसको बना बना के, आपको तो मिनिमम लाना है भाई, सरफेस एरिया कम से कम करना है। तो एक बच्चा कहेगा इसका मतलब मिनिमम पूछ रहा है, तो फोर मिनी वैल्यू क्या होना चाहिए, dA/dr इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कभी ना कभी ये जो आपका सरफेस एरिया है वो डिक्रीज होते होते इससे कम डिक्रीज नहीं होगा, इससे कम, इससे कम। ये एरिया और ये रेडियस इससे कम नहीं हो सकता भाई। तो ये आर की वैल्यू क्या रखोगे आप कि इस मिट्टी से जो आपने सिलेंडर बनाया उसका एरिया मिनिमम आ जाए, तो कर लो फटाफट, dA/dr इक्वल टू 0। बोलो सही है क्या? फॉर मिनिमम सरफेस एरिया, फॉर ए मिनिमम। हाँ भाई करो डिफरेंस, देख क्या आएगा। इसका कितना हो गया 4πr, इसका कितना हो जाएगा बोलो 28 इंटू 2 256, सही बोला क्या 256। तो मैं यहां लिख रहा हूं 256। पाई अपनी जगह बैठा है क्या, पाई को बैठा रहने दो। 1/r का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/r², वेरी गुड। तो हमने लिख दिया माइनस का 1/r²।
इक्वल टू 0 बोला है, तो फटाक से एक बार सोल्व कर लो। 256 पाई बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, सर ये हो गया 4 पाई आर। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? पाई से पाई को डालो, ये कितने टाइम जाएगा भाई? 64, 64 जाएगा ना। 16 इंटू 16, 4 को यहाँ से कट गया, 4, 4 इंटू 16 64, तो एक बच्चे ने कहा 64। तो आर की पावर क्यूब इक्वल टू कितना आ गया? तो बताओ रेडियस कितनी होनी चाहिए थी? 4 होनी चाहिए थी, सॉरी ना। रेडियस कितनी होनी चाहिए थी? 4। किस में दी थी ये? मीटर क्यूब। तो रेडियस अगर आपकी 4 मीटर है, तो भाई वो जो आपने सिलेंडर बनाया उसका आपका जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो क्या होगा? मिनिमम। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे क्वेश्चन सॉलिड इलास्टिसिटी वाले चैप्टर से भी आ जाते हैं, तो इसको हैंडल ऐसे करना होता है भाई। बोलो मैक्सिमम मिनिमम का एक एप्लीकेशन समझ में आया? बाकी मैथ में भी रहते हैं, देखना आगे पॉइंट देखो, देखिए आगे क्या है भाई। आगे क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ भाई, इसमें भी ये चीज़ है, इसको आप शॉर्ट ट्रिक से करो या मैक्सिमम मिनिमा लगाओ। तो शॉर्ट ट्रिकों पे काम करो ना, जब भी ऐसा फंक्शन दिख जाए। कुछ बच्चे इसको एसएचएम वाले टॉपिक से मेज करवाते हैं। साइन इधर, कोस कोस इधर बैठा है, कोस यहाँ बैठा है इस लाइन पे, साइन यहाँ बैठा है, और वो मैग्नीट्यूड लेना जानते हैं कि ये इस लाइन पे है तो ये इस लाइन पे, दो वेक्टर हो गए 3 और 4, तो उनका रिजल्ट कैसे निकालते थे? रूट ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो कितना आएगा? 5। ये देखो इसने सोल्व भी कर दिया। अब बाकी आप मैक्सिमम मिनिमम से करके देखो इसको। एक बच्चे ने बोला कि सर ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है आपने, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। बोला मैक्सिमम वैल्यू, तो सिर्फ मिनी वैल्यू कितनी आएगी? मैंने कहा मिनी वैल्यू तो 0 भी आ सकती है भाई, कोई ना कोई एंगल होगा। तो ये फंक्शन इसका मतलब मैक्सिमम तो जाएगा, सबको पता है साइन और कोस की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनी वैल्यू -1, ठीक है। तो सीधी ट्रिक पे करोगे तो बच्चा इसको सोल्व ही नहीं करेगा, मुझे पता है कि उसने सीधी ट्रिक याद है, सर 5 आएगा लगा दे आगे बढ़ जाएगा। लेकिन सीखने के लिए आप देखो, हमें पता है कि जब ग्राफ कभी ना कभी मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा तो कहीं ना कहीं ऐसे ग्राफ बना ले, इधर की तरफ y है और यहाँ इस पे हमने ले लिया एक्सिस, x को बदलोगे y बदलेगा, तो कभी ना कभी स्लोप भी 0 होगा। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू पे क्या कर लिया आपने? dy बाई डी। ये अपना तीसरा क्वेश्चन जो स्लोप का आ रहा है बार बार। तो एक बच्चा क्या करेगा, सर इसका मतलब आपने कहा कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू पे स्लोप क्या होता है? 0, तो डिफरेंस कर लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? dy बाई डी एक्स। हाँ भाई, कितना हो जाएगा? 3 अपनी जगह बैठा रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो यहाँ पे cos x कर लो, प्लस साइन 4 कांस्टेंट ऐसे बैठाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x, तो आपने यहाँ लिखा माइनस का साइन x। और एक बच्चे ने कहा कि स्लोप जब हम मैक्सिमा की बात करते हैं मिनिमा की बात करते हैं 0 होता है। तो यहाँ से मुझे बताओ क्या मिलेगा? 3 cos x इक्वल्स टू 4 साइन एक्स। तो एक बच्चा कह रहा है सर मुझे यहाँ से 10x की वैल्यू मिली कितनी? 3/4। बोलो क्लियर है क्या? अरे मिली ना, कोस को साइन की जगह 10x की वैल्यू कितनी हो गई? 3/4। मैं कर रहा हूँ ना, बच्चा डबल डेरिवेटिव नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोल दिया कि इस पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं। अब ये एंगल जिसको याद है वो यहाँ पुट करेगा, डायरेक्ट आंसर लिखेगा। अरे ये करेगा ना, तो मुझे बता दे एंगल कितना होता है इस पे? कितना? 37। क्या इसने सही बोला? tan थीटा को 3/4 रटवा रखा आप लोगों अच्छी तरह से। 37, 53, 37, 53। देखो कौन बताएगा एंगल? tan थीटा को 3/4 की वैल्यू 37। क्लियर है क्या? तो मुझे एक चीज बता दो, ये सारी वैल्यूज ये तो है ही, बाकी वैल्यूज ही बताओ। देखिए मुझे, अगर ये थीटा है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। देखिए ऑनलाइन वाले बच्चे भी देखिए चीज को जानते हैं क्या? डायरेक्ट ट्रिक है ये। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल इस सिचुएशन में आता है तो ये वाला एंगल तो कितना हो गया? 90 डिग्री। अब ये दो एंगल्स बचे भाई, ये दो एंगल्स। क्या आप लोगों को ये डायरेक्ट पता है क्या? अगर ये पता है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत है नहीं थी। ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड 5 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता। बोलो होता नहीं होता? लेकिन पहले मैं सिखा रहा हूं, इसको सोल्व नहीं करना है, इसकी सीधी ट्रिक मैं पहले लिख देता हूं कि सर y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्या? रूट, इसका फॉर्म ये ऐसे आता है, a sin थीटा प्लस b
कोस थीटा। तो डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्रिक ये इसलिए करवाई जाती है कि बच्चा लॉन्ग अप्रोच पे नहीं जाए। अरे ये ट्रिक है ना, वो ट्रिक आई कहाँ से देख लो भाई। तो एक बच्चे ने कहा सर ठीक है टेन थीटा आ गया, अब इस टेन को यहाँ पुट करना पड़ेगा। कैसे करोगे पुट, यहाँ से करोगे। अब सर टेन एक्स की वैल्यू 3/4, तो इसका मतलब ये 4 है तो ये 53 होता है, और ये 3 है तो एंगल कितना होता है 37। जिन्होंने पढ़ रखा उनको सबको पता है। तो बचा कहेगा सर 10x अगर 3/4 है तो मुझे तो पता लग गया ना कि sin x की वैल्यू क्या आएगी। sin x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3/5। वो वहां पुट कर लेगा। अरे करेगा ना। ऐसे एक बच्चा क्या बोलेगा, सर अगर मुझे कोस लेके आना है तो कोस के लिए क्या करूंगा, 4/5, क्योंकि एंगल तो आपका 37 आ गया, एंगल तो 37 आ गया। और जैसे उसको सोल्व करेगा उसको पता लगेगा सर √a² प्लस b² के बराबर वैल्यू आई है। अरे आई नहीं आई। तो आप खुद यहाँ पे चेक कर लो कि जैसे पुट करते हो तो 10 मिल गया 37, यहाँ 37 पुट कर लो, यहाँ पे भी 37 पुट कर लो। और 37 पुट करते y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3² प्लस 4² कितना हो गया, 9 + 16 25। आंसर क्या क्लोज हो गया 5। मैं तो कर रहा हूँ ना, आप शॉर्ट ट्रिक को याद रखो डायरेक्ट। जब भी ऐसा फंक्शन आएगा, ऐसा वेव में भी आता है, ऐसा वेव में भी आता है। अगर तुम्हें याद होता ना, दो वेव सुपर इम्पोज होती थी, दो वेव सुपर इम्पोज होती है। एक का एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिया जाता था, y = a1 sin थीटा, और दूसरी वेव फिर से उसके ऊपर आके मिलती थी, वो लिखते थे हम b या a2 cos थीटा। और उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने ऐसे लिखवा रखी थी डायरेक्ट। ये दोनों एम्पलीट्यूड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, और जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट √a1² प्लस a2² होता है। बोलो क्लियर है क्या। चलो भाई। अरे भाई ये क्या हुआ। हाँ अब इस पे आ जाओ। देखिए ये क्वेश्चन भी 12th क्लास वाले अच्छी तरह जानते हैं। 11th क्लास वाले बच्चे चलो थोड़ा ये सोचेंगे सर ये चल क्या रहा है, ये कौन सा टॉपिक आ गया। लेकिन आप एक बार इस चीज़ को सोचना है कि हम सर मैक्सिमम मिनिमम मतलब कब पता लगता है, लगता नहीं यहाँ पे ना, मतलब करना कब है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग एट इट्स एक्सिस। तो याद आ गया होगा अब तक। मतलब आपके पास एक रिंग होती थी। 11th क्लास के बच्चे इसको सोचना, मैं तुमसे कोई फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, मैं तुमसे मतलब मैक्सिमम कैसे निकालोगे। इस रिंग के ऊपर चार्ज है भाई। तो अब ये भी तो जेईई मेंस ने या एडवांस जिसने भी पूछा होगा डायरेक्ट तो क्वेश्चन पूछा होगा। अब इस क्वेश्चन को तो डायरेक्ट सबने याद कर रखा होगा। इस रिंग पे अगर चार्ज क्यू है तो यहाँ एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ(x) डिवाइड में R² प्लस x² की पावर 3/2। और ये x यहाँ से डिस्टेंस है भाई। अब मैं ये नहीं कर रहा कि 11th का टॉपिक है, मैं तो कर रहा हूँ इतना समझ में आ गया बस। y = ऐसे फंक्शन आ गया, इसको पूरे को तुम जो भी मान रहे हो मान लो। अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि इस सर्कुलर रिंग की वजह से इस एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां आएगा। क्या करोगे बताओ। आप सोच लो क्या करना पड़ेगा आपको। अभी इतने सारे क्वेश्चन की तो आप दिमाग में सोच सकते हो करना क्या है। कोई बच्चा कहेगा सर एक्स की वैल्यू 0 है तो सेंटर पे बैठे हो आप, 0 होते इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। मतलब एक्स को बढ़ाओगे तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा, फिर वापिस से डाउन में आएगा। बच्चा समझ गया। सर अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे इसका एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करके 0 करना है तो 4e मैक्सिमम। वो बच्चा करेगा इसको DE/dx और डिफरेंस करके 0 करेगा ना। मैं कह रहा हूं ना x की वैल्यू आ जाएगी R/√2। अगर किसी को याद है तो मेरा काम सॉल्यूशन करना, मेरा काम ये है, मैं ये सिखा रहा हूँ, करवा भी रखा है नोट्स के अंदर, करवा रखा है ना। एक्सिस के ऊपर इसकी रेडियस R है भाई, ध्यान रखना इस रिंग की रेडियस R है। तो यहां से कितना चलोगे आप, R/√2 क्या मिलेगा मैक्सिमम। अब कोई बच्चा बोले सर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना, अरे पुट कर ले अब इसमें एक्स की वैल्यू को R/√2 पुट कर ले। अब 11th क्लास का बच्चा वो भी चमक गया उसके दिमाग में। सर इसका मतलब हमें फंक्शन दिया होना चाहिए, बस क्या मिलना चाहिए फंक्शन, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बात खत्म। चलो 12th क्लास का एक और टॉपिक ले देखो समझो। 10th क्लास वाला बच्चा भी उसको समझ जाएगा, बस उसको खाली डिफरेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। पावर सबने पढ़ रखी है, पावर सबने पढ़ रखी है। आप टॉपिक्स को उठाना देखिए कहाँ डिफरेंस इंटीग्रेशन काम में आता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इसको भी मैं समझाता हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम का डायरेक्ट होता है भाई। क्या बोला गया, एक सेल है आपके पास,
और इस सेल के साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा है कैपिटल आर, और इस वोल्टेज जो है ना वो ई मान लो आप, सिंबल है तो, और इस सेल का एक इंटरेस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। सेल का अंदर भी रेजिस्टेंस होता है उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इस कैपिटल आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि बैटरी है ना इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करे। तो सोचने में अजीब लगता है कैसे करेंगे सर हम। मैं कह रहा हूँ ना, आप पहले पावर तो लिखो इसके ऊपर, उस पीक को आर का फंक्शन लाओ, तभी तो तुम डीपी बाई डी आर इक्वल जीरो करोगे ना। लॉजिको को सोचना तुम बस। ये क्वेश्चन सर मैक्सिमम और मिनिमा पे है। आप बोल रहे हो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है, मैं कह रहा हूँ ये बैटरी इस रेजिस्टेंस को मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर क्या करनी चाहिए, ट्रांसफर करनी चाहिए। कब करेगी, पहले आप पावर लिख लो। पावर के लिए पहले करंट का होना जरूरी है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस यही तो आएगा, सीरीज में हो गया ना। ठीक है, तो यहां की जो पावर है इस रेजिस्टेंस की वो कितनी हो जाएगी, आई स्क्वायर इंटू आर। क्या ये फॉर्मूला सबको पता है, मैं आई को लिख दूं क्या एक बार वहां से उठा के, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इनटू कितना आ गया कैपिटल आर। क्या दिख रहा है क्या, पी आर का फंक्शन है, अरे दिख रहा है क्या। तो आर को चेंज करोगे तो फिर भी तो चेंज होगी ना। तो एक वजह से कैसे चेंज होगी, मैंने कहा बढ़ती जाएगी फिर वापस गड्ढे में गिरेगी। मतलब एक बच्चे ने से डायग्राम बनाने की कोशिश करी होगी, सर ये पी है और ये कैपिटल आर है, बोलो क्लियर है। पावर बढ़ते 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 मैक्सिमम के कर, अर्थ तो समझ में आ गया ना। डीपी बाई डी आर यहां क्या होना चाहिए, जीरो। ये तुम्हें आर की वैल्यू मिल जाएगी भाई, और वो वैल्यू आएगी कितनी, स्मॉल आर के बराबर। मेरा काम डिफेंस होना, मैं इस चीज़ों को समझा रहा हूँ कहाँ कहाँ फिजिक्स में क्वेश्चन डायरेक्ट अप्रोच पे आ रहे हैं। तो अब बच्चा जैसे इसका डिफरेंशिएट करेगा ना, डी पी बाई डी आर, और उसको जीरो करेगा फॉर पी मैक्सिमम। अरे यही तो करेगा, ग्राफ से भी समझाया कि आर की वैल्यू क्या ले कि वो बैटरी इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करे। सिंपल सा लॉजिक है सर, स्लो वहाँ जीरो होगा, एक बार डिफरेंस से कर लेते हैं जीरो। अब डिफरेंस हर कोई बच्चा अलग अलग तरीके से करता है, आप उसको u इंटू वी मेथड से करो या फिर u बाई वी मेथड से करो, डिफरेंस से करवा रखा आप लोगों को। करने पे प्रूफ क्या आएगा, जैसे जीरो करोगे कैपिटल आर की वैल्यू किसके बराबर, स्मॉल आर के बराबर। अब 11th क्लास वालों को दो क्वेश्चन सीधे सीधे याद हो गए। सर जैसे हम 12th क्लास में जाएंगे, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस बदलेंगे, उसके रेडियस का 1/√2, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, मैक्सिमम। सर एक बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो ये बैटरी रेजिस्टेंस को कितनी पावर मैक्सिमम ट्रांसफर करेगी जब इसकी वैल्यू स्मॉल आर के बराबर होगी। तो सोच लो मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आ रखे, कभी क्वेश्चन आई ही नहीं, इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार घुमाया जाए, घुमाए गए। आगे देखो क्या है भाई, आगे है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अप्रोच को समझ लो भाई, टाइम का थोड़ा ध्यान रखना भाई, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आपने चेंज देगा, तू बदलेगा तो मैं बदलूंगा, तेरे रेस्पेक्ट में कितना चेंज होगा। यहां ऐसा नहीं ये करेगा तुमने टुकड़े किए वापस मुझे जोड़ के लाओ। अगर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ चेंज वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का टाइम के साथ इंटीग्रेशन वापस डिस्प्लेसमेंट आएगा। बोलो क्लियर है क्या। तो एक बच्चे ने कहा कि सर अगर आपने इस एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो आपको क्या मिला, कैपिटल एफ एक्स मिला, सपोज मिला। मैं कह रहा हूं इसका वापस इंटीग्रेशन कर लो। अब एक बच्चे ने कहा कि सर मैं ऐसे कर लूं क्या, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चा कह रहा है कि सर मुझे वापस क्या मिल जाना चाहिए, एफ एक्स। बस यही तो है इंटीग्रेशन अप्रोच, डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस। ये करते क्यों है भाई, एडिशन करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो अभी वो चीज़ वापस मैं अप्लाई कर लेता हूँ। एक बच्चा कह रहा है कि सर जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो टाइम का फंक्शन है। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर dx बाई dt करने से मुझे क्या मिली, वेलोसिटी। एग्जाम में समझा ना, आप समझ लेना। तो एक बच्चा बैठा बैठ देख रहा था, नहीं सर मुझे तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया, अब बोलो, और मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा। तो मैंने कह दिया इसको एक बार ऐसे लिख के देख दे क्या फर्क पड़ता है। वेलोसिटी को छोटे टाइम से मल्टीप्लाई किया, फिर वेलोसिटी को छोटे टाइम से मल्टीप्लाई किया, फिर वेलोसिटी को छोटे टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, dx dx dx, अरे पूरा x सही है।
तो dx 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 जोड़ दोगे, ऐड तो करोगे। ऐड करने का मतलब फिर से आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। और जैसे इंटीग्रेशन किया उस बच्चे को समझ में आ गया सर मैंने कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया। अरे आई नहीं है। ये पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन देखो भाई, एक बच्चा कह रहा है कि सर वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। तो सर डीवी बाई डी टी करने से क्या आएगा, मैंने कहा एक्सीलेशन आएगा। बच्चा कहा सर मेरे क्वेश्चन में तो ये आया था एक्सीलेशन टाइम का फंक्शन है, बताओ वेलोसिटी में टोटल कितना चेंजेज हुआ। तो मैंने कह दिया भाई तो बहुत सिंपल चीज है, ए इंटू डी टी, और टोटल चेंजेज लेना है तो क्या कर दो, इंटीग्रेशन। ये टोटल चेंजेज है, ध्यान रखना, जिसको मैं डेल्टा वी लिख रहा हूं। ये हो जाएगा ए का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। बोलो बातें समझ में आ रही है क्या। ये दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल और लो। एक बच्चा कह रहा है कि सिर्फ पावर होती है डी डब्ल्यू बाई डी टी, इसका मतलब डब्ल्यू टी का फंक्शन होगा तो पावर पूछेगा ना, उल्टा है भाई। पावर टाइम का फंक्शन है और एक टाइम इंटरवल में तुमसे क्या पूछा गया, वर्क डन पूछा गया। तो एक बच्चा कह रहा है तो उल्टा कर लेते, इसमें क्या दिक्कत है भाई। P इंटू डी टी, इधर इंटीग्रेट किया इधर इंटीग्रेट किया तो W टोटल कितना आ गया, पावर का टाइम के साथ इंटीग्रेशन। अरे क्लियर है क्या बातें। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, इंटीग्रेशन है। फोर्थ नंबर पे और ऐड कर लेता हूं, लास्ट और फाइनल। आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। चार्ज के फ्लो होने की रेट को हम क्या बोलते हैं, करंट। अगर करंट ही टाइम का फंक्शन दे दो पक्का चार्ज फ्लो पूछेगा तुमसे किसी टाइम इंटरवल में। तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो गया, आई इंटू डी टी। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो टोटल चार्ज मिल जाएगा क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या। अब मैं ग्राफ पे चलता हूँ। सर ये चीज़ तो बहुत सिंपल ही समझ में आ रही है, क्लियर है, बस हमें जेईई मेंस के लिए नीट के लिए इतना ध्यान रखना है कि ये अप्रोच हो गई डायरेक्ट। अब मैं क्या चल रहा हूँ, इसकी ग्राफिकल अप्रोच पे चल रहा हूँ। देखो इसके ग्राफिकल अप्रोच क्या हो रहा है, उसमें एक शानदार सा क्वेश्चन लेंगे और क्लास को खत्म करेंगे। हाँ मैंने कहा ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपने स्लोप लिया तो डिफरेंस आया, तो इस बार क्या लेना पड़ेगा, एरिया। इसको इससे मल्टीप्लाई, रेक्टेंगल में मल्टीप्लाई चलता होगा ऐसा, तो डिवाइड करने पे स्लोप नजर आया तो मल्टीप्लाई करने वाला एरिया लेना होता है। तो एक बच्चे ने कहा सर ठीक है भाई, या हम क्या करते हैं, ये y है ये x है और ऐसे कुछ मैंने ग्राफ बना दिया, और मैं कह रहा हूं कि तुमसे ये जो एरिया है ना ये क्या है। सिंपल से ट्रिक, बच्चे ने फटाक से स्ट्रिप पकड़ी, इसको dx बोला, ये y है, तो एक बच्चा कह सर ये एरिया आ जाएगा y इंटू डी एक्स। वो बच्चा कह सर तो इतना सा एरिया आया। अरे तो मैंने कहा dx 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 करता जा, पता नहीं सर कितनी बार ऐड करवाया आपने, हो गया ना, इंटीग्रेट दिख रहा होगा। तो ये एरिया हो गया आपका, एरिया अंडर द वाई एक्स कर्व। अब एक शानदार से क्वेश्चन बना रहा हूं, उसको समझना। देखिए कहां पे जिसमें काम में आता है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको तो मजा आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हमने कहीं देखा है। मैं एक लाइन बोल रहा हूं सिंपल सी, कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, क्लियर है क्या। उसका मुझे क्या दिया गया है, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया है। क्या दिया गया है, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। बना देता हूं ऐसे, मान लो ये रो, ये बना दिया, क्लियर है क्या। तो मैं आपसे बोल रहा हूं बताओ मैंने उस बॉडी पे कितना काम किया, उस बॉडी पे जो भी फोर्स लग रहा है ना उसने कितना वर्क डन किया, बताओ कैसे करोगे। और सारा डेटा दिया हुआ है, टेंशन मत लो आप, ये सारा डेटा दिया हुआ है जो भी है, ये सारा डेटा जो भी है आपका ना। ये x की वैल्यू 1 2 x1 मान लो, x2 मान लो, ये a1 है और ये क्या है भाई, a2 है। सारी चीज़ें आप इस ग्राफ की इक्वेशन बनाओ, जो भी आपको करना है करो। लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि वर्क डन बताओ, क्वेश्चन को मैंने अलग ही तरीके से जोड़ा है भाई। अब आप बता दो कैसे करोगे। पहले एक बच्चा सोचेगा, हाँ बोल बोल सही है, हाँ उसके बाद m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे वर्क डन मिल जाएगा पक्का। इसने इक्वेशन कर रखा है, यहां पे आएगी वर्क एनर्जी थ्योरम।
अगर कोई बच्चा इसका एरिया लेना चाहे तो एक बार एरिया लेके देखो, एक बार लेके देखो। एरिया का मतलब क्या हो गया, a इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन, बोलो सही है क्या? एरिया मुझे नहीं पता क्या देगा अभी, मुझे कोई आइडिया नहीं। स्लोप तो मुझे दिख नहीं रहा, पता नहीं क्या देगा। एरिया से कुछ मिल जाए क्या? इस एक्सीलेशन को हम ऐसे लिखते हैं क्या, डी वी बाई डी एक्स, चेन रूल में लिखवाया होगा मैंने। अगर किसी ने चेन रूल पढ़ा होगा तो मैंने चेन रूल में एक्शन को ऐसे भी लिखवाया है। क्या डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया क्या? मतलब वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बोलो, वी स्क्वायर बाई टू। तो मान लो लिमिट चेंज हुई होगी वी से यू तक। अरे भाई एक्सीलेशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी तो यू से वी तक गई होगी। तो एक बच्चे ने कहा इसका हमने लिमिट पुट कर लेते हैं क्या, यू से वी। तो ये आ गया वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू। बोलो क्लियर है क्या? एक बच्चा कह रहा है सर हाफ एम वी स्क्वायर की कुछ फील आ रही है। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या मैं इस एरिया के अंदर अगर मास का डिवाइड कर दूं तो मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम ऊपर की तरफ रहेगा भाई, एम ऊपर की तरफ रहेगा ना। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि डिवाइड करना पड़ेगा? इस एरिया के अंदर तुमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी एम से, यहाँ पे भी एम से, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई। तो एक बच्चे ने कहा सर यहाँ एम से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से भी एम से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से भी एम से मल्टीप्लाई करो। बोलो क्लियर है क्या? अरे ये क्या ना, अब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप खुद ही चीज़ों को सोचो ना कि सर केवल एरिया लिया तो ये आया, मतलब ये करके आपने जैसे एम से मल्टीप्लाई किया वो वर्क एनर्जी थ्योरम बन के आ गई सीधी सीधी। अरे बन गया ही नहीं बन गया? मतलब एरिया निकालने के बाद ऐसा कुछ मिला। अब एरिया किसको बता रहा है, वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो सर आप क्या करो, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो इधर भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसका मतलब आप खुद ही सोच लो ना कि सर ये वाला पार्ट क्या था, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ये करके एम का डिवाइड करवाया होगा, मतलब वेलोसिटी का चेंजेस का टू करके और एम का डिवाइड किया होगा। अरे यही तो हुआ। तो मेरे को अगर एम दिया है तो क्या बताओ ये वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई क्या? एम से मल्टीप्लाई किया ए इंटू डी एक्स, ये हो गया क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्लियर है? ऐसे जेएमएस क्वेश्चन को पकड़ता है। हाँ सर बंद कर दो।